तो देखिए, आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 12th में यूनिट 3 के अंतर्गत 3rd चैप्टर में प्रतिरोधों के आधार पर जो संख्यात्मक प्रश्न होते हैं उनको हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो चलिए, हमारा क्वेश्चन है 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले दिया है प्रतिरोध दिए हैं 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। तो इनको हम मान लेते हैं कि R1 बराबर 1 ओम, R2 बराबर 2 ओम और R3 बराबर 3 ओम। चाहो तो हम ऐसा लिख सकते हैं, माना R1 बराबर 1 ओम, R2 बराबर 2 ओम, R3 बराबर 3 ओम। ये 3 प्रतिरोध दिए हैं जिनको मैंने R1, R2, R3 मान लिया है। अब श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में इनका तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो पहला पॉइंट मैं लिखूंगा, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। वैल्यू रख दें तो R बराबर 1, इसकी वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 3, तो R बराबर आ जाएगा हमारा 6 ओम। तो श्रेणी क्रम में यदि इन तीनों प्रतिरोधों को जोड़ा जाएगा तो तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा 6 ओम। ठीक है, यदि इन तीनों प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा। वैसे एक चीज और बता दूं कि श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध का मान जोड़े गए प्रत्येक प्रतिरोध के मान से अधिक होता है, बढ़ता है। तो यानी जब हमें प्रतिरोध को बढ़ाना है तो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट, इधर कर रहा हूं मैं। सेकंड पॉइंट, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। वैल्यू रख दें तो 1/1, 1/2, 1/3। तो 1/R जैसे का जैसा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 1, 2, 3 का एलसीएम आएगा 6। ठीक है, 6। इसका एलसीएम में भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, 6 का ऊपर गुणा। इसका एलसीएम में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर गुणा। इसका एलसीएम में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर गुणा। ऊपर कितना हो जाएगा 11/6। हम R का मान निकालेंगे तो उल्टा कर देंगे तो जो हो जाएगा 6/11। भाग देंगे तो दशमलव में जाएगा, हम दे नहीं रहे, आप चाहें तो दे सकते हैं। तो समांतर क्रम में जोड़े जो भी भाग आएगा हमारा वो 0 दशमलव करके आएगा, कुछ मतलब दशमलव स्टार्टिंग में लिखे आएगा, मतलब इसका तुल्य प्रतिरोध 1 से कम आएगा। समझ गए ना। तो समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध का मान आता है वो जोड़े गए प्रत्येक प्रतिरोध के मान से कम आता है। तो ये मान भी 1 से कम आएगा और 1 हमारा इसका मान था, तो हम इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं। 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि तुल्य प्रतिरोध इतना हो जाए और दूसरे पॉइंट में 4.5 ओम हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें जो दिया है वो लिख लें। दिया है 3 प्रतिरोध दिए हैं और तीनों का मान समान दिया है, तो मैं इसको सीधे ही लिख दूं, R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर 3 ओम। ठीक है, पहला पॉइंट। देखिए, तीनों को हम किस प्रकार जोड़ें कि उसका प्रतिरोध कितना हो जाए, 9 ओम हो जाए। तो एक कंडीशन तो श्रेणी क्रम में होता है हमारा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि हम वैल्यू रखेंगे तो ये मान हमें प्राप्त हो सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध
R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 मान रख दें। तो R बराबर 3 प्लस 3 प्लस 3, तो R बराबर हो जाएगा 9 ओम। तो यदि तीनों प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो हमारा तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा 9 ओम। क्लियर। अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट क्या करेंगे, हम यदि तीनों को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान जोड़े गए प्रत्येक प्रतिरोध के मान से कम आता है। यदि तीनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध 3 ओम से भी कम आएगा। ठीक है, तो तीनों को हम क्या है समांतर क्रम में नहीं जोड़ सकते हैं। तो हम क्या करें, पहले 2 को समांतर क्रम में जोड़ के देखते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट, R1 व R2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 मान रख दें। तो 1/R डैश बराबर 1/3 और प्लस 1/3 एलसीएम आ जाएगा। तो 1 प्लस यानी 2/3 उल्टा कर दें तो R डैश बराबर आ जाएगा 3/2 यानी कि 1.5 ओम। तो स्टार्टिंग के 2 प्रतिरोधों को यदि हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उनका तुल्य प्रतिरोध आ गया कितना, 1.5 ओम। अब इस 1.5 ओम के साथ तीसरे प्रतिरोध को भी जोड़ना है हमें। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें मान को बढ़ाना है क्योंकि हमें 4.5 लाना है और हमारा क्या है 1.5 आया है। यदि तीसरे को भी समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो अब मान और भी छोटा हो जाएगा, 1.5 से भी छोटा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि अब इस प्रतिरोध के साथ में तीसरे प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ठीक है, तो R डैश को R3 के साथ, R डैश को R3 के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तो क्या हो जाएगा, R बराबर श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R डैश प्लस R3। तो R बराबर 1.5 और प्लस R3 की वैल्यू कितनी है 3। तो R बराबर आ जाएगा 4.5 ओम। ठीक है, ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है। 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 18 ओम तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 4 ओम प्राप्त होता है। तो प्रतिरोधों के अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए माना 2 प्रतिरोध R1 व R2 है, तब प्रश्नानुसार दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा, R1 प्लस R2 बराबर तुल्य प्रतिरोध कितना दिया 18 ओम, समीकरण नंबर 1। तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर तो 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर तुल्य प्रतिरोध कितना है 1/4। ठीक है, तो अब हमें R1 और R2 के मान ज्ञात करने हैं। ठीक, तो मैं देखिए इस समीकरण को थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ। समीकरण 2 को चाहो तो इसको समीकरण 2 मत मानना, अभी इसको और सॉल्व कर लें, हम इधर कर रहे हैं। तो R1 R2 तो आ जाएगा एलसीएम, तो R2 का इधर गुणा हो जाएगा, R1 का इधर हो जाएगा। तो जो हो जाएगा R2 प्लस R1 बराबर 1/4। गुणा ही कर दे रहा हूँ, तो जो आ जाएगा 4
R1 प्लस R2 बराबर R1 R2। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? देखिए चाहो तो R1 प्लस R2 की वैल्यू दी है हमें, समीकरण 1 से मान रख दें। समीकरण 1 से मान रखने पर तो क्या बन जाएगा 4 और इसकी वैल्यू दी 18 बराबर R1 R2। लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट में लिख दूं तो R1 R2 बराबर आ जाएगा 18 दूनी 36 यानी 72। समीकरण नंबर 2 इसको मान लीजिए। समीकरण 1 से मान निकाल रहा हूं और समीकरण 2 में रख रहा हूं। समीकरण 1 से R1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो देखिए कैसे रख रहे हैं। R1 का मान रख रहे हैं समीकरण 1 से, तो R1 का मान कितना आएगा 18 माइनस R2, 18 माइनस की R2 और जे R2 जैसे का जैसा बराबर 72। अंदर गुणा कर दें तो जे आ जाएगा 18 R2 माइनस के R2 स्क्वायर बराबर 72। इसको पहले लिख दूं तो माइनस के R2 स्क्वायर प्लस के 18 R2 बराबर 72। ठीक है, माइनस का पूरे में भाग दे दूं मैं तो ऐसा आ जाएगा, भाग दे रहा हूं माइनस का, तो R2 स्क्वायर माइनस के 18 R2 बराबर माइनस के 72। 72 को इधर ले आए तो R2 स्क्वायर माइनस के 18 R2 और प्लस के 72 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए जे क्या है, हमें गुणनखंड विधि से हल करना पड़ेगा, इसके गुणनखंड प्राप्त करने पड़ेंगे। वही होता है ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो 72 के ऐसे गुणनखंड करें कि जोड़ने या घटाने पर 18 आ जाए। ठीक है, तो 12 दूनी 24, 12 ती 36, 12 छक्के 72 यानी 12 और 6 होंगे। इसके गुणनखंड क्या होंगे 12 और 6। 12 का 6 से गुणा करेंगे 72 और 12 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18। तो देखिए मैं इसके गुणनखंड कर रहा हूँ इधर, तो ये आ जाएगा R2 स्क्वायर माइनस के 12 R2 माइनस के 6 R2 और प्लस के 72 बराबर 0। यहाँ से R2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा R2 माइनस के 12। यहाँ से माइनस के 6 कॉमन ले लें, यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो R2 माइनस 12 बचेगा बराबर 0। गलती से बात कर लेंगे, दोनों में से R2 माइनस 72 कॉमन आ जाएगा, सॉरी R2 माइनस 12, तो क्या बचेगा R2 माइनस के 6 बराबर 0। ठीक है, तो एक बार तो इसको 0 मान लीजिएगा, तो R2 माइनस के 12 बराबर 0, तो R2 बराबर आ जाएगा 12। या फिर R2 माइनस 6 बराबर 0, तो R2 बराबर आ जाएगा 6। ठीक है, तो R2 की 2 वैल्यू आ गई। जब R2 की वैल्यू इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे तो R1 की वैल्यू निकल के आएगी, और R2 की वैल्यू इसको समीकरण 1 में रखेंगे तो R1 की निकल के आएगी, मतलब R1 की भी 2 वैल्यू निकल के आएंगी। ठीक है, तो R2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, R2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा R1 जो 12 रख रहा हूँ प्लस 12 बराबर कितना था 18, 12 उधर जाएगा जी R1 बराबर कितना आ जाएगा 6 हो। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी वैल्यू रखें, इसी प्रकार R1 प्लस R2 की वैल्यू 6 रखो तो 18, तो R1 बराबर कितना आ जाएगा अब 12 हो। ठीक है, तो यदि R1 बराबर 6 ओम आएगा तो R2 बराबर 12 ओम आएगा, यदि R1 बराबर 12 ओम आएगा तो R2 बराबर 6 ओम आएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन समाप्त होता है। चलिए देखिए
हमारा अगला प्रश्न है कि चित्र में ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ए और बी के बीच में, तो ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं में प्रतिरोध जोड़े गए हैं। तो इस पूरे प्रतिरोधों का, सभी प्रतिरोधों का हमें तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से प्रतिरोध इसमें किस क्रम में जुड़े हुए हैं। तो ए और बी के बीच प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखिए हम ऐसा समझेंगे कि ए बिंदु से विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ए बिंदु से, और बी पे इसको बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, यदि विद्युत धारा का विभाजन होता है, हम ए बिंदु से विद्युत धारा प्रवाहित करें और बी बिंदु से बाहर निकालें, यदि विद्युत धारा विभाजित हो जाती है तो वे प्रतिरोध समांतर क्रम में माने जाते हैं। यदि विद्युत धारा का विभाजन हो जाता है तो जिन जिन प्रतिरोधों में विभाजन होता है वे सभी प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं, और जिन जिन प्रतिरोधों में सेम विद्युत धारा जाती है वे श्रेणी क्रम में होते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे ही हम ए बिंदु पर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो कुछ धारा इधर जाएगी और कुछ इधर जाएगी। देखिए इधर में जाएगी तो वो 3 ओम से बी तक जाएगी, इधर जो जाएगी वो इस 3 ओम में जाएगी और इस 3 ओम में आएगी। तो इन दोनों प्रतिरोधों में विद्युत धारा समान जा रही है, जितनी इधर जाएगी वही इसमें जाएगी। तो ये दोनों कैसे क्रम में होंगे, कैसे क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में, जिनमें समान जा रही है। तो हम बोल सकते हैं कि AC और BC के बीच जुड़े प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। तो लिख दो AC और BC के बीच जुड़े प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े, श्रेणी क्रम में हैं, जिनका तुल्य प्रतिरोध R डैश, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R1 + R2 + R3। तो R1 की जगह 3, तो R डैश बराबर कितना आ जाएगा, 6 ओम। ठीक है, तो हम ये समझते हैं कि यहाँ पर ये दो प्रतिरोध न जुड़कर एक ही प्रतिरोध जुड़ा है जिसका मान कितना है, 6 ओम। अब समझ लो जी ऊपर वाले दोनों प्रतिरोध जुड़े ही नहीं है। समझ गए इस बात को। अब देखिए, अब यहाँ से ए बिंदु से जो विद्युत धारा जा रही है वो कुछ इधर जाएगी और कुछ ऐसे से होकर निकल के आएगी, यानी अब इन दोनों प्रतिरोधों में जाएगी, क्योंकि जे तो एक समझ लो कि जे तो है ही नहीं है ऊपर, इनका तुल्य प्रतिरोध ज्यादा है। तो यहाँ से जो धारा जाएगी वो कुछ 6 ओम से होकर जाएगी और कुछ 3 ओम से। तो दोनों में क्या हो रही है, धारा विभाजित हो रही है। तो ये दोनों कैसे क्रम में होंगे, समांतर क्रम में। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रतिरोध R डैश, ठीक है, AB के बीच जुड़े प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम में जुड़ा है, जिनका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, समांतर क्रम का फॉर्मूला 1/R बराबर 1/R डैश और प्लस 1/3। तो 1/R बराबर 1/R डैश की वैल्यू आई है 6 और प्लस 1/3। इसको हम सॉल्व कर दें तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका 6 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो देखिए 1/R बराबर 6 एलसीएम आ गया। ठीक है, अब इसका भाग देंगे एलसीएम में तो कितनी बार जाएगा, 6 में 1 बार और 1 का ऊपर गुणा तो 1, प्लस 3 का एलसीएम में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा और 2 का ऊपर गुणा कितना आ जाएगा, 3/6। काट देंगे तो 1/2, उल्टा कर दें तो R बराबर आ जाएगा 2 ओम। तो जो पूरा परिपथ हमारा बना था उसका तुल्य प्रतिरोध होगा 2 ओम। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते आगे। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि चित्र में A और C के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो ये एक
समांतर चतुर्भुज बना हुआ है जिसकी चारों भुजाओं पर प्रतिरोध लगे हुए हैं और एक प्रतिरोध इसके विकर्ण में भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमें पूरे परिपथ में ए और सी के बीच का तुल्य प्रतिरोध बताना है कि पूरा परिपथ कितने ओम का काम करेगा। ठीक है, चलिए तो देखिए ये बिल्कुल व्हीट स्टोन सेतु जैसा बन चुका है और व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत जो होता है कि संतुलन की स्थिति में किन्हीं भी दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब इसका ये हुआ कि किन्हीं भी दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर है तो वो सेतु संतुलन की स्थिति में माना जाता है। और संतुलन की स्थिति में व्हीट स्टोन सेतु के जो विकर्ण में धारा मापी लगा होता है उससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये सेतु संतुलित है तो इस विकर्ण से होकर कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। जब यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो इस प्रतिरोध का परिपथ में कोई उपयोग नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लिख रहे हैं व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत से, व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत से जो हम पढ़ चुके हैं पहले, क्या होता था P/Q बराबर R/S। इस भुजा को बोलते थे हम, जे प्रतिरोध P होता था, जे Q, जे R और जे S। ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3/5 बराबर 9/15। तो इसका लेफ्ट राइट के बराबर है, काट देंगे ना तो 3 से 3 बार कट जाएगा, 3 से 5 बार। मतलब ये व्हीट स्टोन सेतु की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, चूंकि सेतु संतुलित है, सेतु संतुलित है, ठीक है, इसलिए 10 ओम जे वाला इधर से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित 10 ओम के प्रतिरोध से धारा प्रवाहित नहीं होगी, प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो इस प्रतिरोध का परिपथ में कोई उपयोग नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो हमारे परिपथ सिर्फ इतना माना जाएगा। अब परिपथ इतना रह गया। अब इस परिपथ का हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, अब ए और सी के बीच ज्ञात करना है। तो अब यहाँ से हम समझेंगे कि ए बिंदु से विद्युत धारा प्रवाहित करो और सी बिंदु पर उसको बाहर निकालो। तो ए से जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो यहाँ से दो भागों में बट जाएगी, कुछ इधर जाएगी और कुछ इधर जाएगी। ठीक है, देखिए इधर में जो धारा जाएगी वो 3 ओम से होकर जाएगी और वही धारा 5 ओम से होकर जाएगी, यानी इन दोनों में सेम धारा जाएगी, क्योंकि जी ऐसे जाएगी और यहाँ से बाहर होगी। तो 3 ओम और 5 ओम में सेम विद्युत धारा जाएगी, बराबर विद्युत धारा जाएगी। इसी प्रकार जो विद्युत धारा यहाँ से इधर जाएगी वो इस प्रतिरोध से होकर जाएगी और इस प्रतिरोध से होकर जाएगी, यहाँ से बाहर हो जाएगी। तो 9 ओम और 15 ओम में सेम जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों प्रतिरोध अपने आप में श्रेणी क्रम में हो गए, क्योंकि जिनमें समान जाती है वे श्रेणी क्रम में होती है। तो ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो गए और ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में हो गए। तो पहले इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें और फिर इन दोनों का आपस में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं जिनका तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो
क्या होता है फॉर्मूला, आर डैश बराबर सीधा सीधा जुड़ जाएगा R1 प्लस R2 यानी 3 + 5, तो आर डैश बराबर आ जाएगा कितना 8 ओम। तो ये समझिए कि यहाँ पर ये दो प्रतिरोध न जुड़कर एक ही प्रतिरोध जुड़ा है और जिसका मान कितना हुआ 8 ओम, आर डैश बराबर। ठीक है, इसी प्रकार जब इधर से जो धारा जा रही है वो इन दोनों से होकर जाएगी, तो मैं इसको भी लिख रहा हूँ, ये दोनों भी कैसे क्रम में होंगे आपस में, श्रेणी क्रम में। तो इसी प्रकार 9 ओम तथा 15 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनका तुल्य प्रतिरोध आर डबल डैश हो, तो इसको हमने आर डबल डैश मान लिया, तो क्या हो जाएगा आर डबल डैश बराबर श्रेणी क्रम का फॉर्मूला वही सीधा सीधा, तो 9 + 15, तो आर डबल डैश बराबर कितना आ जाएगा 24 हो। तो यहां भी ये समझ लो कि ये दो प्रतिरोध न जुड़कर एक ही प्रतिरोध जुड़ा है जिसका मान कितना है आर डबल डैश बराबर 24 ओम। ठीक, अब यहां पर ये दोनों प्रतिरोध कैसे क्रम में है, देखिए यहां से जो ए बिंदु से विद्युत धारा जा रही है वो कुछ इधर से जाएगी और कुछ इधर से जाएगी और इस बिंदु पर दोनों मिलके सी से बाहर हो जाएगी। तो दोनों प्रतिरोधों में विद्युत धारा विभाजित हो रही है, इसलिए दोनों कैसे क्रम में होंगे, समांतर क्रम में। ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूं, आर डैश तथा आर डबल डैश समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिनका तुल्य प्रतिरोध आर हो, तो क्या हो जाता है समांतर क्रम का फॉर्मूला 1/r बराबर 1/r डैश और प्लस 1/r डबल डैश, यही हो जाएगा ना, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r बराबर इसकी वैल्यू आई थी कितनी 8 ओम और इसकी आई है 24 ओम, तो r बराबर आ जाएगा एलसीएम कितना आ जाएगा 24, 8 का इसमें भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर गुणा, 24 का इसमें भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 का ऊपर गुणा, तो ये आ जाएगा 4/24, उल्टा कर दें तो r बराबर आ जाएगा 24/4, कट जाएगा तो r बराबर आ जाएगा 6 ओम। ठीक है, तो पूरा जो हमारा परिपथ था वो कितने ओम का काम करेगा 6 ओम का। ठीक है, तो इस तरह से हम ऐसे परिपथ को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, देखिए अब हमारा अगला प्रश्न है कि एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगुनी करने पर उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब हम किसी तार को खींचते हैं तो तार की लंबाई तो बढ़ जाती है किंतु उसकी त्रिज्या कम हो जाती है, यानी तार लंबा तो हो जाता है लेकिन पतला हो जाता है। तो तार को खींचने से उसकी लंबाई तो बढ़ जाएगी किंतु त्रिज्या कम हो जाएगी, किंतु उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसका आयतन जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है, तो इसी बात को हम लिख रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। तार को खींचने पर उसकी लंबाई बढ़ जाती है, तथा त्रिज्या कम हो जाती है, किंतु आयतन अपरिवर्तित रहता है,
अपरिवर्तित रहता है। ठीक है। अब मान लीजिएगा कि तार की जो हमारा तार है उसकी प्रारंभिक लंबाई है L1 और उसकी त्रिज्या है R1। ठीक है। फिर हमने तार को खींच दिया, तो खींचने से उसकी लंबाई तो L1 से बढ़कर L2 हो जाती है, किंतु उसकी त्रिज्या R1 से घटकर R2 रह जाती है, मतलब त्रिज्या कम हो जाती है। तो मैं लिख रहा हूं इस बात को, माना तार की प्रारंभिक लंबाई L1, त्रिज्या स्मॉल r1 तथा प्रतिरोध कैपिटल R1 और तार की अंतिम लंबाई L2, त्रिज्या R2 तथा प्रतिरोध कैपिटल R2 है, या कैपिटल R2 हो जाता है। ठीक है। तब नई लाइन से देखिए, जब उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो जितना आयतन तार का पहले होगा उतना ही आयतन तार का बाद में होगा। ठीक है। तो तब तार का प्रारंभिक आयतन, बराबर तार का अंतिम आयतन, और तार का शेप कैसा होता है, बेलनाकार, बेलन जैसा होता है तार। तो तार का आयतन मतलब बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन होता है पाई r वर्ग h, जहाँ h बेलन की ऊंचाई होती है। यहाँ पर ऊंचाई की जगह लंबाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्रारंभिक आयतन पाई r वर्ग l होगा, तो जो हो जाएगा 1 और जो हो जाएगा L2 पाई r वर्ग h की जगह l हो जाएगा। देखिए पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। मैं क्या करूं, देखिए त्रिज्या को एक साइड कर लीजिएगा और लंबाई को एक साइड, तो ऐसा कर सकते हैं। देखिए R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर बराबर L2 बटे L1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R1 बटे R2 का होल स्क्वायर बराबर L2 बटे L1। ठीक है। ज़रूरत पड़ेगी हमें इसकी R2 बटे R1, उल्टा कर रहा हूँ, का होल स्क्वायर बराबर L1 बटे L2। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। ठीक है जी। R2 बटे R1 का होल स्क्वायर बराबर L1 बटे L2, या तो हम L1 बटे L2 की जगह जे यूज कर सकते हैं, या R2 बटे R1 की जगह इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तार का प्रारंभिक प्रतिरोध, ये एक फॉर्मूला आया था ना, R बराबर रो L बटे A। तो प्रारंभिक में क्या आ जाए, R1 बराबर L1 बटे A1, जहाँ A1 क्या है, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है प्रारंभिक स्थिति में। ठीक है। और रो विशिष्ट प्रतिरोध है, तो जी क्या हर पदार्थ का नियत होता है, पदार्थ नहीं बदला है तो विशिष्ट प्रतिरोध नियत रहेगा। इसी प्रकार तार का अंतिम प्रतिरोध क्या आ जाएगा, R2 बराबर रो L2 बटे A2, यहाँ A2 क्या है, तार का जो तार को खींच लिया उसकी लंबाई में वृद्धि कर दी है,
उस स्थिति में तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है, यहाँ से देखिए, तब R1/R2 बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रो से रो कट जाएगा और बटे के नीचे बटे पलट जाएगा। तो L1/A1 और इंटू A2/L2, या इसको ऐसे लिख दें, लंबाई को मतलब लंबाई के नीचे लंबाई को लिख दे रहे हैं, तो L1/L2 इंटू A2/A1, या ऐसा लिख दें R1/R2 बराबर L1/L2 जैसे का जैसा, और तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है वृत्ताकार। ठीक है, तो A2 क्या हो जाएगा, πr2² और A1 की वैल्यू πr1², चूँकि ये तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा R1/R2 बराबर L1/L2 इंटू, इसको इकट्ठा लिख दूँ, R2/R1 का होल स्क्वायर। अब ये R2/R1 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हम समीकरण 1 में निकाल चुके हैं, तो ये मान समीकरण 1 से रख दें। समीकरण 1 से R2/R1 का होल स्क्वायर का मान रखने पर तो ये आ जाएगा R1/R2 बराबर L1/L2 पहले से है, और इसकी जो वैल्यू निकाली हमने वो यहाँ पर रख दे रहे हैं, तो ये भी L1/L2, ये वैल्यू हमने पुट कर दिया। R1/R2 बराबर क्या आ जाएगा, L1/L2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसके बाद हमें सवाल में दिया है कि तार की लंबाई दुगनी करने पर उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या दिया, L2 बराबर 2L1, ये वैल्यू यहाँ रख दें, तब क्या हो जाएगा, R1/R2 बराबर L1/L2 की जगह 2L1, L1 से L1 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर, वर्ग कर देंगे तो 1/4, त्रिज्या गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा R2 बराबर 4R1। इसका मतलब ये हुआ कि यदि तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी कर देंगे तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, अर्थात तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी कर देने से उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नोट करके 2-3 चीज़ें और लिख लेना, इसके आधार पर और भी सवाल यदि आ जाते हैं तो। देखिए ये फॉर्मूला तो आया ही है, बराबर क्या आया था, L1/L2। ठीक, दूसरा एक फॉर्मूला और बना था, सेकंड R1/R2 बराबर L1/L2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तीसरा हम इसको ये भी बना सकते हैं, R1/R2 बराबर जे L1/L2 इंटू R2/R1 का होल स्क्वायर, ये भी बना था। देखिए यदि लंबाई में अकेला परिवर्तन होता है तो हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। ठीक है, यदि लंबाई और त्रिज्या दोनों में परिवर्तन हो रहा है, दोनों में परिवर्तन दिया है तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे, और यदि सिर्फ त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा R1/R2 बराबर R2/R1 की घात 4। सिर्फ त्रिज्या के बारे में दिया है, लंबाई का जिक्र नहीं है, तो उसका प्रतिरोध हम इससे निकालेंगे। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है।